हमेशा की तरह आज भी बंगले के लान में पार्टी का आयोजन किया गया था। वीना सुबह से व्यस्त थी। उनके घर की हर पार्टी यादगार होती है। दोनों बेटियां कविता और वनिता भी तैयार होकर आ गई थीं। वीना के पति अमरनाथ विशिष्ट मेहमानों को लाने होटल गए थे। मध्यम रोशनी, लान में लगाई गई खूबसूरत कुर्सियां और गर्मागर्म पकवानों से आती खुशबू, कहीं कुछ भी कम न था। अमर मेहमानों को लेकर लान में दाखिल हुए। उनके स्वागत के बाद वीना सूप सर्व कर रही थी कि अंदर से जोरे जोर से चीखने की आवाज आने लगी। मम्मी मम्मी, मुझे बाहर निकालो। वीना हाथ का सामान छोड़कर अंदर भागी। इधर पार्टी में कानाफूसी होने लगी। कविता और वनिता चकित रह गईं। अमरनाथ के चेहरे पर अजीब हाव भाव आ जा रहे थे। लोग भी कुतूहल से अंदर की ओर देखने लगे। वीना ने फुर्ती से अमृता को संभाल लिया और पार्टी फिर शुरू हो गई। यह अमृता कौन है? अमृता वीना की तीसरी बेटी है। वह मानसिक रूप से अपंग है, पर यह बात बहुत कम लोग ही जानते हैं। ज्यादातर लोग उनकी दोनों बड़ी बेटियों के बारे में ही जानते हैं। अमृता की अपंगता को लेकर इस परिवार में एक तरह की हीन भावना है। हर कोई अमृता के बारे में चर्चा करने से कतराता है। वीना तो माँ है और माँ का हृदय संतान के लिए, भले ही वह कैसी भी हो, तड़पता है। किंतु परिवार के अन्य सदस्यों के आगे वह भी मजबूर हो जाती है। वीना ने तीसरा चांस बेटे के लिए लिया था। कविता और वनिता जैसी सुंदर बच्चियों से घर की बगिया खिली हुई थी। इस बगिया में यदि प्यार से एक बेटे का समावेश हो जाए तो कितना अच्छा रहे। यही पति पत्नी दोनों की इच्छा थी, पर बेटा नहीं हुआ। उनकी आशाओं पर तुषारपात करने के लिए फिर बेटी हुई, वह भी मानसिक रूप से अपंग। शुरू में वह जान ही न पाए कि उनकी बेटी में कोई कमी है, पर ज्यों-ज्यों समय गुजरता गया उसकी एक एक कमी सामने आने लगी। अमृता अभी 14 साल की है, किंतु मस्तिष्क 5-6 साल के बच्चे के समान ही है। घर की व्यवस्था, पति और बच्चे, इन सब के साथ अमृता को संभालना वीना के लिए अच्छी कसरत हो जाती है। कहने को तो घर में कई नौकर चाकर थे, पर अमृता, उसे तो माँ चाहिए। माँ का पल्लू थामे वह स्वयं को सुरक्षित महसूस करती है। पार्टी समाप्त होने पर अमर ने जूते उतारते हुए वीना से कहा, तुम पार्टी के समय अमृता की ठीक से व्यवस्था क्यों नहीं करती? चाहो तो मैं ऑफिस से सर्वेंट्स भेज देता हूँ, मगर मैं कोई व्यवधान नहीं चाहता। थकी हुई वीना की आंखों में आंसू आ गए। वह धीरे से बोली, आपके ऑफिस की फौज अमृता के लिए कुछ नहीं कर सकती। अमृता मेरे बिना एक पल भी नहीं रह सकती। अमृता अमृता, अमर ने चिल्ला कर कहा। न जाने तुमने इस विश्वेल का नाम अमृता क्यों रखा है। कई बार कहा कि कई मिशनरियां ऐसे बच्चों की अच्छी तरह देखभाल करती हैं, इसे तुम वहाँ क्यों नहीं छोड़ देती? अमृता इस घर से कहीं नहीं जाएगी, वीना ने सख्ती से कहा। यदि वह गई तो मैं भी चली जाऊंगी। कविता और वनिता ने मम्मी पापा की बहस सुनी तो वे चुपचाप अपने कमरे में चली गईं। इस घर में ऐसी बहस अक्सर होती है। कविता के हृदय में अमृता के प्रति असीम प्रेम है, किंतु वनिता को वह फूटी आंख नहीं भाती, क्योंकि मम्मी अमृता के साथ इतनी व्यस्त रहती हैं कि उसका जरा भी ध्यान नहीं रखती। 16 साल की वनिता 11वीं की छात्रा है। अमृता के जन्म के बाद उसे माँ की ओर से कम ही समय मिलता था, इसलिए अभी भी वह स्वयं को अतृप्त महसूस करती है। 18 वर्षीय कविता BA द्वितीय वर्ष की छात्रा है। वह बेहद खूबसूरत और भावुक स्वभाव की है। किसी का भी दुख देखकर उसकी आंखों में आंसू आ जाते हैं। अमृता को संभालने में वह माँ की पूरी मदद करती है। पति की बहस के बाद वीना अमृता के कमरे में चली गईं। उसे संभालने वाली बाई वहाँ थी। अमृता खिलौनों से खेल रही थी, कभी कभी उन्हें उठाकर फेंक भी देती। वीना को देखकर वह उनसे लिपट गई। आंखों से आंसू और मुंह से लार बहने लगी। वीना ने पहले तो रुमाल से उसका चेहरा पोंछा,
फिर बाई को वहां से जाने को कहा। उन्होंने अपने हाथों से अमृता को खाना खिलाया और उसे साथ लेकर सुलाने लगी। अमृता के साथ वीना इतनी जुड़ी हुई है कि वह अक्सर घर के कई जरूरी काम भूल जाती। उन्हें अमृता जब भी नजर नहीं आती है तो वह घबरा जाती हैं। अमृता ने किशोरावस्था में प्रवेश कर लिया था। शरीर की वृद्धि बराबर हो रही थी, किंतु मस्तिष्क अभी भी छोटे बच्चे की तरह ही था। कई बार वह बिछौना भी गीला कर देती। आंखों में दवा डालकर वीना को उसकी देखभाल करनी पड़ती थी। ज्यादा काम से वह कई बार चिड़चिड़ी भी हो जाती थी। परसों ही जब वनिता की सहेलियां आई थीं और वीना किचन में व्यस्त थी, बाई को चकमा देकर अमृता वहां आ पहुंची और टेबल पर रखी पेस्ट्री इस तरह खाने लगी कि पूरा मुंह गंदा हो गया। वनिता को ज्यादा शर्मिंदगी महसूस हो रही थी। वह सहेलियों को लेकर अपने कमरे में चली गई। सहेलियों के बार बार पूछने पर भी वनिता ने नहीं बताया कि ऐसी हरकत करने वाली लड़की और कोई नहीं उसकी बहन है। सहेलियों के जाने के बाद उसने अमृता को 2 थप्पड़ लगा दिए। अचानक पड़ी इस मार से अमृता का चेहरा लाल हो गया। वह सिर पटक पटक कर रोने लगी। वीना को सारा काम छोड़कर आना पड़ा। जब उन्हें वनिता के दुर्व्यवहार के बारे में पता चला तब उन्होंने वनिता को खूब लताड़ा। वनिता गुस्से से बिफर पड़ी। मम्मी, आप सुन लीजिए, इस घर में मैं रहूंगी या यह आपकी लाडली रहेगी। और पैर पटकते हुए अपने कमरे में चली गई। वीना के हृदय पर क्या वज्रघात हुआ ये वनिता जान न सकी। इतना बड़ा घर, नौकर चाकर, सुख सुविधाओं का हर सामान होने पर भी इस घर में मानसिक शांति नहीं है। अमर के अहंकार के आगे वीना को हर बार झुकना पड़ता है। एक अमृता की बात पर ही वह अड़ जाती हैं, बाकी हर बातें वह अमर की मानती हैं। तभी वीना के मन में विचार आता है कि सभी के बच्चे पूर्णत्व लेकर आते हैं, एक मेरी अमृता ही क्यों अपूर्ण रह गई। पल भर के लिए ऐसे विचार आने पर वह तुरंत उन्हें झटक देती और फिर नए उत्साह से अमृता की सेवा में जुट जाती। पर पति का असहयोग उन्हें पल पल खलता। ऐसा नहीं था कि अमर के मन में अमृता के प्रति बिल्कुल प्रेम न था, किंतु जहां सोसाइटी के सामने आने की बात आती वह अमृता का परिचय देने से कतराते थे। कल सुबह ही जब अमर चाय पी रहे थे, अमृता छोटी सी गुड़िया लेकर उनके पास आ गई। हर दम चीखकर बोलने वाली अमृता आज धीरे से अस्पष्ट शब्दों में बोली, पापा, मेरी गुड़िया के लिए नई फ्रॉक लाइए न। तब पापा को भी उस पर प्यार उमड़ आया था। उसके गाल थपथपा कर बोले, जरूर ला देंगे। वीना ने ये देखा तो खुशी से फूली न समाई। अमर भी सोचने लगे कि ये विक्षिप्त लड़की कभी कभी इतनी समझदार कैसे लगने लगती है। अमृता ने जब से किशोरावस्था में प्रवेश किया था, वीना उसे लेकर बहुत चिंतित रहती थी। अब उनका घर से बाहर आना जाना बहुत कम हो गया था। नौकरों के भरोसे उसे छोड़कर कहीं जाने का दिल नहीं करता। न जाने क्यों आजकल उन्हें ऐसा महसूस होने लगा था कि अमृता को भी कुछ सिखाना चाहिए। थोड़ा व्यस्त रहने से उसमें कुछ सुधार आएगा। एक दिन घर के लिए जरूरी सामान लाना था। उस दिन कविता कॉलेज नहीं गई थी। वीना ने कविता को अमृता का ख्याल रखने के लिए कहा और खुद बाजार चली गईं। पर्दे एवं कुशन खरीदकर जब वह बिल का भुगतान करने लगी तो पीछे से किसी ने उनके कंधे पर हाथ रखकर आवाज दी, वीना। वीना ने पलट कर देखा। कॉलेज के समय की सहेली ऋतु खड़ी थी। उसे देखकर वह खुशी से पागल हो गई। भुगतान करना भूल कर बोली, अरे ऋतु, तू यहाँ कैसे? अभी 2 महीने पहले मुझे यहाँ नौकरी मिली है, इसलिए मैं इस शहर में आई हूँ। तू भी यही है, मुझे मालूम ही ना था। चल ऋतु, किसी रेस्टोरेंट में बैठकर चाय पीते हैं और पुराने दिनों की याद फिर से ताज़ा करते हैं। वीना, क्या तू मुझे अपने घर बुलाना नहीं चाहती? चाय तो पिएंगे, पर रेस्टोरेंट में नहीं, तेरे घर में। अरे हाँ, पहले तू बिल का भुगतान तो कर दे, ऋतु बोली। वीना बिल का भुगतान करने के बाद
ऋतु को लेकर घर आ गईं। कविता अमृता को लेकर ड्राइंग रूम में बैठी थी। वो उसे टीवी दिखाकर कुछ समझाने का प्रयास कर रही थी। अपनी बेटियों का परिचय उसने ऋतु से कराया। कविता ने दोनों हाथ जोड़कर ऋतु को नमस्ते की, किंतु अमृता अजीब सा चेहरा बनाकर अंदर भाग गई। ऋतु की अनुभवी आंखों से उसकी मानसिक आपंगता छिपी नहीं रही। फिर भी हल्के फुल्के अंदाज में बोली, वीना, तेरी 2 बेटियां हैं। वीना बोली, 2 नहीं 3 हैं। मझली बेटी वनिता कॉलेज गई है, वीना ने बताया। इस पर ऋतु तारीफ के अंदाज में बोली, तेरी दोनों बेटियां तो बहुत सुंदर हैं। तीसरी कैसी है, वो तो उसके आने पर ही पता चलेगा। बच्चों की चर्चा छिड़ी तो मानो वीना की दुखती रग पर किसी ने हाथ रख दिया हो। वह बोली, सिर्फ खूबसूरती से क्या होता है, कुदरत ने मेरी अमृता को अधूरा बनाकर भेजा है। तू दुखी मत हो, सिर्फ तेरे ही नहीं, ऐसे और भी कई बच्चे हैं। मैं मतिमंद बच्चों की ही टीचर हूँ और यहाँ मतिमंद बच्चों के स्कूल में मुझे नौकरी मिली है। तू कल से ही अमृता को वहाँ भेज दे, उसका भी मन लग जाएगा और तेरी चिंता भी कम होगी। वीना को तो मानो बिन मांगे मोती मिल गया। वह भी कई दिनों से अमृता के लिए ऐसे ही किसी अवसर की तलाश में थी। ऋतु के कहने पर दूसरे ही दिन अमृता का एडमिशन वहां करवा दिया। जब वह एडमिशन के लिए स्कूल पहुंची तो वीना ने कई बच्चों को अमृता से भी खराब स्थिति में देखा। तब उन्हें लगा कि मेरी बच्ची अमृता काफी अच्छी है। अब वीना की रोज की दिनचर्या में परिवर्तन आ गया। अमृता को स्कूल छोड़ने और वहां से लाने का काम जो बढ़ गया था। थोड़े दिन तक अमृता स्कूल में रोती थी, सामान फेंकने लगती थी, पर धीरे धीरे वह वहां ठीक से बैठने लगी। ऋतु उसका पूरा ध्यान रखती थी। इस विद्यालय में बच्चों की योग्यता अनुसार उनसे काम करवाया जाता था। हर बच्चा मतिमंद होने पर भी कुछ न कुछ सीखने का प्रयास जरूर करता है और यदि उसमें लगन हुई तो कुछ अच्छा करके भी दिखाता है। ऋतु ने देखा अमृता चित्र बनाने का प्रयास कर लेती है। उसने वीना को चित्रकला का सामान लाने को कहा। ऋतु ने उसे समझाया कि अमृता को बंद कमरों में न रखकर कभी कभी खुली हवा में बगीचों में घुमाया जाए, झील के किनारे, पर्वतों के पास, रंग बिरंगे फूलों के करीब ले जाया जाए ताकि उसके अंदर की प्रतिभा सामने आए। प्रकृति से प्रेरणा लेकर वह कुछ बनाने का प्रयास करेगी। वह समय ऐसा था कि वीना ने अमृता को अपनी दुनिया बना लिया। हर समय वह उसके साथ रहती, मानो वह अमृता को उसके जीवन के इतने निरर्थक वर्ष लौटाने का प्रयास कर रही थी। उनकी मेहनत रंग लाए। कागज पर अमृता द्वारा बनाए गए पर्वत, झील और फूल सजीव लगते थे। रंगों का संयोजन एवं आकृति की सुदृढ़ता न होने पर भी चित्रों में अद्भुत जीवंतता दिखाई पड़ती थी। उसी समय स्कूल में मतिमंद बच्चों की बनाई गई वस्तुओं की एक प्रदर्शनी आयोजित की गई। बच्चों द्वारा बनाए गए ग्रीटिंग कार्ड, मिट्टी के अंगड़, खिलौने एवं चित्र रखे गए थे। अमृता के चित्र सभी को बहुत पसंद आए। उसकी पीठ पर हाथ रखकर जब कोई उसे शाबाशी देता तो उसकी आंखों में चमक आ जाती। चित्रकला प्रदर्शनी का उद्घाटन उसी विद्यालय के प्रिंसिपल ने ही किया। वह अमृता के बनाए चित्रों से बहुत प्रभावित हुए। उन्होंने चित्रों की बेहद तारीफ की। वह अपने स्कूल के बच्चों के चित्रों की प्रदर्शनी विदेश में लगाना चाहते थे। उन्होंने अमृता के 2 चित्र विदेश भेजने के लिए पसंद कर लिए। वीना ने सुना तो उन्हें अपने कानों पर विश्वास ही नहीं हुआ। विदेश में अमृता का नाम होगा, ये सोचकर ही वह रोमांचित हो उठी। आज वीना को अपनी बेटी कहीं से भी अपूर्ण नहीं दिखाई दे रही थी। वह तो पूर्ण है। वह उन्हें कविता एवं वनिता से भी ज्यादा पूर्ण लग रही थी। खुशी के अतिरेक में उनकी आंखों से आंसू निकल गए। तुरंत फोन करके उन्होंने अमर को ये खुशखबरी दी। वह भी चौंक गए कि जिस बेटी को वह दुनिया की नजरों से छिपाते आए थे, आज वही उनका नाम रोशन कर रही है। खुशी से उनकी आंखें भर आईं। शाम को जब अमर घर आए
तो प्यार से उन्होंने अमृता का माथा चूम लिया। वो उसकी गुड़िया के लिए नया फ्रॉक एवं उसके लिए खिलौने एवं कपड़े लाए थे। घर के सभी सदस्य एक अरसे बाद साथ बैठे। उनकी खिलखिलाहट देखकर लग रहा था कि घर की असली सुख शांति इसी में ही है। कितने ही सुख सुविधा के सामान इस हंसी के आगे फीके पड़ जाते हैं। अमर ने बातों बातों में बताया कि कल अमृता की उपलब्धि के उपलक्ष्य में पार्टी आयोजित की जाएगी। वीना के हृदय में कांटा सा चुभा। वह पिछली पार्टी की बात भूली न थी, फिर भी वह बहस करके रंग में भंग नहीं डालना चाहती थी, अतः चुपचाप रही। दूसरे दिन सुबह से वीना पार्टी की तैयारी में लग गईं। अमर ऑफिस के काम के कारण इन वक्त पर आने वाले थे। हमेशा की तरह लान में पार्टी रखी गई थी। कविता, वनिता और वीना तैयार होकर मेहमानों का स्वागत कर रही थीं। अमर किसी जरूरी काम से 10-15 मिनट लेट आए। आते ही उनकी नजरें किसी को खोजने लगी। उन्होंने वीना को करीब बुलाया और धीरे से पूछा, अमृता कहाँ है? वीना चौंक कर अमर का मुंह देखती रह गईं। फिर बोली, वो अपने कमरे में बाई के साथ बंद है। अरे यह क्या वीना, ये पार्टी अमृता के लिए ही रखी गई है। कुछ देर को ही सही उसे जरूर यहाँ लाओ। और हाँ, मैं जो कपड़े लाया था उसे पहना दो। वीना के पैर खुशी से जमीन पर नहीं पड़ रहे थे। वह झट अंदर गईं। अमृता को नए कपड़े पहनाए, उसे समझाया कि सबसे नमस्ते कैसे करनी है। फिर उसका हाथ पकड़कर पार्टी में ले आईं। लोग जब सवालिया नजरों से अमृता को देखने लगे तब अमर अमृता और वीना के पास गए। उन्होंने अमृता के गले में हाथ डाल दिया और बोले, लेडीज एंड जेंटलमैन, ये हमारी तीसरी बेटी अमृता है। इसी के बनाए चित्र पुरस्कार हेतु विदेश में भेजे जा रहे हैं और इसी खुशी में आज ये पार्टी रखी गई है। सभी अमृता को तारीफ की नजरों से देखने लगे। उसे बधाई देने वालों का तांता लग गया। तभी ऋतु ने आकर अमृता को उसकी उपलब्धि पर बधाई दी। साथ ही उसने अमर को भी बधाई दी। अमर बोले, ऋतु जी, ये तो आपकी नजर है जो आपने इसे परखा, नहीं तो हमें भी कहाँ मालूम था कि इतनी गुणी है हमारी अमृता। अनजाने में अमर के मुंह से निकला हमारी अमृता शब्द वीना के हृदय के सारे तार छेड़ गया और प्रतिध्वनि रूप में उसमें से आवाजें आने लगी, हमारी अमृता, हमारी अमृता। दोस्तों, अगर आपको कहानी अच्छी लगी तो कमेंट जरूर करना, वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करें। कहानी सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।